हेलो एवरीवन, आज हम मॉडल ऑफ एटम डिस्कस करेंगे। जो 3 बेसिक मॉडल्स हैं, वन बाय वन वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एटम का मॉडल दिया था वो दिया था जे थॉमसन इन 1904। और उसके बाद जो मॉडल आया था रुदरफोर्ड का वो आया था 1911 में। और इसके बाद जो मॉडल आया था, जो दिया था एटम का मॉडल, वो था नील बोहर 1913 में। तो आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो जे थॉमसन ने जो एटम का मॉडल दिया था वो 1904 में दिया था। तो जब उसने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया ये मॉडल, तो उसने इस ढंग से वो एक्सप्लेन किया इस मॉडल को कि एटम जो है जस्ट लाइक ए स्फीयर एंड पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू it and electrons are embedded into it so that the total atom is electrically neutral। तो अगर मैं इसकी इमेज आपको शेयर करूं तो कुछ इस ढंग से है इमेज। ये इमेज है। तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से, तो पॉजिटिव चार्ज हर जगह है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इलेक्ट्रॉन इसके साथ हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या रहे, न्यूट्रल। तो इस ढंग से कुछ अरेंजमेंट जो जे थॉमसन ने बताई, और इसको थोड़ा सा एडवांस देखें तो कुछ इस ढंग से थी। फिर तो एटम को स्फीयर मान रहे थे, स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज सब जगह था, पॉजिटिव चार्ज सब जगह था। जितना भी ये कलर्ड दिखाया हुआ है ये सब जगह पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को उसने ब्लू कलर से दिखाया है, बाकी सब जगह जो दूसरा कलर है वो पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ से ये पता चला कि एटम जो है वो बीच का क्या है, भरा है। कहीं भी कोई खाली स्पेस एटम में नहीं है। एटम जो है पूरी तरह भरा पड़ा है, किससे, पॉजिटिव चार्ज से। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उस पॉजिटिव चार्ज के पास धसे हुए हैं, इम्बेडेड इनटू इट। और इस ढंग से इम्बेडेड हैं कि टोटल चार्ज ऑन एन एटम इज़ न्यूट्रल, यानी कि टोटल चार्ज एटम का क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। तो जो इस साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन थी, वो जो इस साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया मॉडल, उसकी एक्सप्लेनेशन ये है। तो यहाँ पे देखें तो जे थॉमसन मॉडल क्या था। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल एटम, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed into it and electron are embedded in such a manner that the total charge of proton is completely neutralized by electron। तो ये जे थॉमसन मॉडल था। अब इस मॉडल की लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ये थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रदरफोर्ड। जो लेटर ऑन रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किसके अकॉर्डिंग जो जो इसने बताया था वो रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आए। तो अब जे थॉमसन का जब मॉडल जो एटम था उसमें कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सपोर्ट में नहीं आए। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस का मतलब ये होता है, जो एक तो होता है हम थ्योरेटिकल बोल देते हैं, एक होता है उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी करना होता है कि ये वाक्य में सच है। तो उस एक्सपेरिमेंटली जो एविडेंस थे उसमें जे थॉमसन फेल हो गया था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जे थॉमसन जो मॉडल था उसकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी थी जो उसने एक्सप्लेन की, वो ये थी कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, यानी कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होगा नेगेटिव भी होगा, ये बता दिया था उसने। अब लोकेशन जो पॉजिटिव चार्ज की बताई, वो बताई पूरे एटम में, होल एटम, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन होल ऑफ द एटम, कि सभी एटम में सब जगह पॉजिटिव चार्ज है। जबकि जब रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि एटम तो खाली है। जब हम उस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो वहाँ से पता लगेगा कि क्या लिमिटेशन आई। तो ये जो रिजल्ट्स थे, जो आउटकम थी जे थॉमसन की, वो पूरी तरह से रदरफोर्ड मॉडल में फेल हो गई। तो इसी कारण ये जो मॉडल था ये शुरुआती मॉडल था, जो कि एक
सक्सेसफुल मॉडल में काउंट नहीं होता है। उसके बाद जो मॉडल आया 1911 में, वो दिया था रदरफोर्ड ने। तो अब हम इसके रदरफोर्ड मॉडल को डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या कहा था। अब 1911 में रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, तो उस मॉडल में जो काम की उसने ली गोल्ड फॉइल, और जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस ढंग से थी। ये जो सबसे पहले जो बॉक्स है, इसमें लिए उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, ये बम्बार्डमेंट करते हैं और इनसे एक रेज़ आती है। उस रेज़ को एक डायरेक्शन देने के लिए इस बॉक्स में एक होल किया गया, ताकि जो रेज़ हैं वो इसी डायरेक्शन से एक स्ट्रेट लाइन में आए। तो उसके बाद एक लेड शीट दी गई, जिससे में एक होल किया गया था, जिससे कि वो सीधी गोल्ड फॉइल पे टकराए। जब ये रेज़ अल्फ़ा पार्टिकल, जो गामा रेज़ बनती है अल्फ़ा पार्टिकल से, जो गामा रेज़ ये निकल रही हैं, ये गामा रेज़ इसे टकराई, तो ये फाइंड आउट हुआ कि मोस्ट ऑफ द गामा रेज़ आर पास थ्रू द एटम अनडिफ्लेक्टेड। इट मीन्स कि ज़्यादातर गामा रेज़ से पास होगी। पास होने से ये मतलब लगा कि ये मोस्ट ऑफ द स्पेस इज़ एम्प्टी। और कुछ रेज जो बिल्कुल सेंटर से होके निकल रही थी, वो डाइवर्ट हो रही थी। अब डाइवर्ट क्यों हुई? क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ से टकरा रही थी। वो किससे टकराएंगी? वो पॉजिटिव चार्ज से टकरा रही थी, तभी तो वो वापस हो रही हैं। कुछ लेफ़्ट साइड जा रही हैं, कुछ राइट साइड, और कुछ वापस हो रही हैं। तो इसको बोला उसने कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक बड़ी छोटी सी जगह पे है, जिसको बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया, सेंटर ऑफ एन एटम। वो इस ढंग से बताया। अब इसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बड़ी कम जगह पे है, और वो कहाँ पे है? सेंटर ऑफ एन एटम, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन इसमें सराउंडिंग ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अब इसने इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को नहीं एग्जैक्ट बताया, क्योंकि वो अगला अगर उसके हिसाब से जो एटम है, वो एटम की स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था, उसकी जो ऑब्जर्वेशन आई, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि आपने भी देखा एक्सपेरिमेंट, तो उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो एटम से पास हो गए। ये ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या आई? फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। ऐसे भी कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो उसके बीच से पास नहीं हो पाए, वो डिफ्लेक्ट हो गए, या लेफ़्ट साइड चले गए, राइट साइड चले गए, इस हिसाब से डिफ्लेक्शन आई। और तीसरे नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है उसकी, वो ये थी कि वेरी फ्यू पार्टिकल, दैट इज़ 1/20,000, यानी कि 20,000 रेज जाएँ तो उसमें से एक रे ऐसी थी दैट इज़ डिफ्लेक्टेड बैक एट 180 डिग्री एंगल। यानी कि वो 180 जिस डायरेक्शन में गई, उसी डायरेक्शन में वो वापस आ गई। तो ये वो रे थी जो बिल्कुल सेंटर के साथ, एटम के सेंटर पे जाके लगी थी। अब एटम के सेंटर पे जब ये रे लगी, तो वो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, उसी के कारण वो स्ट्रांगली रिपेल्ड हुई, स्ट्रांगली रिपल्शन हुई, और वो उसी डायरेक्शन में वापस हो गई। उसी डायरेक्शन में वापस हो गई, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब लाइक चार्ज, सबसे ज़्यादा लाइक चार्ज कहाँ कहाँ था? पॉजिटिव चार्ज सब न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज था, उसकी इंटेंसिटी, उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू गामा रेज पे जो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए उसने बड़ी ज़ोर से, उस जो रेज आई उसको बड़ी ज़ोर से धक्का लगा। और जो धक्का किसने मारा होगा? धक्का मारा था पॉजिटिव चार्ज ने, और वो पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन भी लोकेट होगी फिर उससे, क्योंकि वो फाइंड आउट कर रहा था, जो डिटेक्टर था उस डिटेक्टर से पता लग रहा था कि रेज कौन कौन सी पास हो रही हैं, कौन सी पास नहीं हो रही हैं। ये फ्लोरेसेंट मटेरियल होते हैं, ये लाइट सी देते हैं वहाँ, जहाँ जहाँ चीज़ें पास हो रही थी, और जहाँ से चीज़ नहीं निकली वहाँ डार्क हो रही थी चीज़, तो इससे ये पता लग जाता था। तो जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन आई। इस ऑब्जर्वेशन से उसने कंक्लूड क्या किया? मोस्ट ऑफ दी स्पेस इन एन एटम इज़ एम्प्टी। ये कंक्लूजन निकला कि जो नंबर 1 को कंक्लूजन ये था कि एटम का
ज़्यादातर स्पेस क्या है, खाली। जबकि जे थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम में पूरा भरा पड़ा है, यानी कि एटम इज फील्ड विद पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज कैसा था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। जबकि ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मली मतलब सारी जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं था। पॉजिटिव चार्ज एक बड़ी छोटी सी जगह पे था, बड़ी कम जगह पे था, एटम के सेंटर पे था। वो सेंटर, हर चीज़ का सेंटर बिल्कुल छोटा सी जगह होती है। किसी भी चीज़ की सेंटर निकालो तो वो बड़े उस चीज़ का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन आता है सेंटर। तो उतनी की जगह में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन निकला, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से निकला ये, कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो उससे कंक्लूजन क्या निकला, उससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर पास हो रही अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि गामा रेज पास हो गए, अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए, तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। तो बहुत सारा स्पेस एटम का क्या था, एम्प्टी था। अब फ्यू पार्टिकल, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है, फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। अब ये डिफ्लेक्ट क्यों हुए, कारण क्या था इसका, इसका कारण ये था कि few alpha particle are deflected due to some obstruction which must be done by positive charge particle called proton। तो जिसके रास्ते में, जो अल्फा पार्टिकल के रास्ते में कौन आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये रेज डिफ्लेक्ट तब हुई जो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंच गई, उनकी डिफ्लेक्शन हुई। क्योंकि रिपल्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, इस कारण। अब एक रे ऐसी भी देखी 20,000 में थी, यानी कि 20,000 रे तो पास हो रही थी, और उसमें से 20,000 में एक रे ऐसी भी आई जो रिफ्लेक्टेड बैक होगी 180 डिग्री एंगल पे। तो उससे क्या कंक्लूजन निकला कि ये वेरी फ्यू पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 विल कम बैक एट 180 डिग्री बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटोन इन ए वेरी स्मॉल रीजन विद हाई डेंसिटी कॉल्ड न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस में चला गया था, न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनको हम बोलते हैं। तो प्रोटॉन के बिल्कुल सेंटर पे साथ बिल्कुल सामने टकराया, वो बिल्कुल सामने। जो साइड में डिफ्लेक्ट हो रही वो साइड से टकराई, प्रोटॉन की साइड से निकली कोई चीज़, और ये प्रोटॉन के बिल्कुल सामने निकली। जब कोई चीज़ सामने निकलेगी तो फिर उसका प्रोटॉन का इफेक्ट उस पर ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा रिपल्शन देगा। अब इस मॉडल की लिमिटेशन क्या रही, लिमिटेशन ये थी, नंबर 1 लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर पाए, लोकेशन इसने बताई प्रोटॉन की, जबकि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को एग्जैक्ट नहीं लोकेट कर पाया। और इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ये स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम स्टेबल होते हैं, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल की। अब रदरफोर्ड मॉडल में देखो इलेक्ट्रॉन जिस ढंग से घूम रहा है, तो उसने ये नहीं बताया, बोल रहा कि ऐसे ऐसे घूम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। अब देखो, जो कोई इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे घूम घूम के वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करता है, और लॉस करने से क्या होगा, वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा, और डाइवर्शन इस ढंग से होगी कि अंत में वो प्रोटॉन के पास चला जाएगा। और ये प्रोटॉन के जाने से मतलब ये होगी कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया। और ये यही कारण था कि यहाँ पे एटम की स्टेबिलिटी को, अब जैसे कोई रिवॉल्विंग चीज़ है तो अपनी एनर्जी लॉस करती है, और लॉस एनर्जी होने के कारण वो घूमते घूमते किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा, में पॉजिटिव नेगेटिव जो आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि एटम स्टेबल नहीं हुआ, एटम की स्टेबिलिटी नहीं हुई। ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था, क्योंकि जैसे देखो ना, इसने इस ढंग से बताया कि अगर कोई रिवॉल्व करती है चीज़ तो उसकी एनर्जी लॉस होती है और वो चक्कर खा के गिर जाता है। जैसे आप लोग हैं, आप ज़रा गोल गोल घूमें, ज़रा दौड़ लगाएं, तो थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि चक्कर जैसे आ रहे हैं और आप भी गिर जाएंगे। तो वैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को बोला कि ऐसे गिर जाएगा न्यूक्लियस में और ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये ख़त्म हो जाए तो एटम स्टेबल कैसे हैं, फिर तो एटम की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया। तो यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है रदरफोर्ड मॉडल की। अब इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक नया मॉडल आया, वो था नील बोहर मॉडल। अब उसने
इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिस्क्राइब किया, कि बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है किस पाथ में होता है और उस पाथ में उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है, क्या कारण है कि उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अब ये पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट मॉडल जो आया था वो था नील बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। अब जो नेक्स्ट जो मॉडल डिस्कस कर रहे हैं हम, नील बोहर मॉडल। नील बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसको उसने नाम दिया ऑर्बिट का। तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब तक रहेंगे उनकी एनर्जी में लॉस नहीं होगा। तो ये जो ऑर्बिट है इनकी अपनी एक एनर्जी होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी इस ऑर्बिट में रहेगा तो वो उससे एनर्जी लॉस नहीं करने देगा, कि अगर एनर्जी लॉस होता तो वो नीचे गिर जाएगा। तो बोल रहा है कि हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है और उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस हिसाब से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। और ये एनर्जी ही ऑर्बिट की ऐसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को नीचे गिरने नहीं देती है। इट मीन्स कि एटम क्या है, स्टेबल है। अब यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि क्या इलेक्ट्रॉन इसी अपनी शेल में घूमते रहते हैं, इसी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, कि क्या वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल को भी जाते हैं या हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में भी जाते हैं। तो जाएंगे तो ये ऑर्बिट में, ये तो क्लियर हो गया था, ये बता दिया था इसने नील बोहर ने, कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका पाथ क्या है, ऑर्बिट में ही। जैसे ट्रेन है वो पटरी पे चलेगी, सड़क पे नहीं, पटरी पे चलेगी। तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट में ही घूमेंगे, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में, इस ढंग से ऑर्बिट में घूमेंगे। ऑर्बिट को वो नहीं छोड़ते हैं। और जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज ऑर्बिट है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा ऑर्बिट उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस चार्ज जो होगा, यानी कि प्रोटॉन का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। इसी कारण वो इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा कि अपर से लोअर, लोअर से अपर, वो उसकी कम मूवमेंट होगी, वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है। जबकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जिसे बाद में हमने बैलेंस शेल बोलेंगे, इनको बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन को जब स्टडी किया उसने, जो नील बोहर था, तो उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट में तो ऐसा नहीं है कि वो उसी ऑर्बिट में रहते हैं, वो अपने से ऊपरले ऑर्बिटर में भी जाते हैं। कब? जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। तो इस ढंग से देखो भी, जब ये एनर्जी अब्जॉर्ब की, एनर्जी मिले लाइट, वो अपने नेक्स्ट ऑर्बिट में चला गया। अब नेक्स्ट ऑर्बिट में तब तक रहेगा जब तक उसकी ज़्यादा एनर्जी रहेगी। जैसे वो एनर्जी लॉस करेगा तो अपने लोअर ऑर्बिट में चला जाएगा, वो लोअर ऑर्बिट में चला गया। देखो अब, तो इसी को बोला उसने, इसने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन एटम को लेके। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, मल्टी इलेक्ट्रॉन पे ये भी फेल हो गया था मॉडल। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ये पूरी तरह एप्लीकेबल होता था, पूरी प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन करता है नील बोहर मॉडल, जो 1930 में दिया गया। तो यहाँ से इतना पता लग गया कि एटम के जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको बोला उसने ऑर्बिट। और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 2n² का फार्मूला बताया था, जिसमें शेल्स होती हैं KLMN शेल। तो 2n² इलेक्ट्रॉन, N 1 2 3 4 आएंगे, कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो K में 2, L में 8, इस ढंग से इलेक्ट्रॉन चलेंगे। उससे अगले फिर N की वैल्यू 3 पुट कर दो, 18 हो जाएंगे। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन चलेंगे भी, इस ढंग से। जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमते हैं उनकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता है। जब ये बाहर से एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चले जाते हैं, मतलब ऊपर जाएंगे, और उसी एनर्जी को एमिट करके वो वापस अपने ऑर्बिट में आ जाएंगे। अब जो नील बोहर मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो एटम था वो क्या था, एटम में क्या है, द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in well defined circular path called orbit with definite energy। तो जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको नाम दिया ऑर्बिट का, और उनमें एक डेफिनेट एनर्जी होती है। और सेकंड पॉइंट है इसका, द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन एन ऑर्बिट विद एंगुलर मोमेंटम। उस जब तक वो उस ऑर्बिट में होंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा MBR, दैट इज इक्वल टू
NH/2 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि k के लिए n 1 है, l के लिए 2 3, इस ढंग से शेल जो होंगी। तो अब थर्ड पॉइंट जो आया इसके कंक्लूजन का वो ये था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब एनर्जी इट विल गो टू नेक्स्ट लेवल दैट इज़ एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे आपने देखा था इसमें कि जैसे एनर्जी अब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन वो लोअर ऑर्बिटर से हायर ऑर्बिट को चला जाता है, तो उसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट जाना, कि लो स्टेट से जब हाई स्टेट में जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। और नंबर 4 पे बोलता है कि वो एक्साइटेड स्टेट लेस स्टेबल होती है, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर नहीं रहेगा, वो एक्साइटेड स्टेट में फिर वापस आएगा वो जो लोअर स्टेट है। एन इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब एनर्जी, तो वो क्या किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट से वापस कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल बाई एमिटिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की फॉर्म को मैं अमिट करेगा और वो लोअर लेवल में आ जाएगा। जैसे आप लोग हैं, आप अपने रिश्तेदार में चले जाते हैं तो वहीं नहीं बस जाते हैं, फिर वापस भी आते हैं, ठीक है ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने हायर लेवल पे जाता है और फिर हायर लेवल से लो लेवल पे आ जाता है। नंबर 5 पे है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाई En दैट इज इक्वल टू -113.59/n² इंटू जेड स्केयर। तो ये इसकी एनर्जी बताई गई है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैल्यू क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैल्यू बताई गई है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ढंग से रिवॉल्व करता है, यानी कि नील बोहर ने इलेक्ट्रॉन की रोटेशन बता दी थी, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से लोकेट कर दिया था और ये भी बता दिया था कि उस तक जब तक वो किसी ऑर्बिट पाथ में होता है उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ को उसने बोला था ऑर्बिट। और ऑर्बिट का अपना एंगुलर मोमेंटम होता है और उस ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट चला जाता है, फिर उतनी ही एनर्जी को ओमिट करके वापस लोअर स्टेट में आ जाता है, जिस ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन जंप करके गया था वापस उसी ऑर्बिट में आ जाएगा। और उस केस में जो एनर्जी है वो भी कैलकुलेशन का फार्मूला बताया उन्होंने कि En किसके बराबर होता है। तो ये जो एप्लीकेबल था वो किस पे था, उसने किया था हाइड्रोजन एटम पे, हाइड्रोजन एटम पे ही ये एप्लीकेबल था, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ये एप्लीकेबल था। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि अगर हम एलिमेंट लें जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, वहाँ पे ये मॉडल फेल हो गया था मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। और लिमिटेशन क्या है इस मॉडल की, इट फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेशन का, मतलब कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बहुत सारी लाइनें आती हैं तो उसमें ये फेल हो गया था मॉडल। सेकंड पॉइंट है बोहर मॉडल इज 2 डायमेंशनल बट एक्चुअल मॉडल ऑफ एन एटम इज 3 डायमेंशनल। इट मीन्स जो बोहर का मॉडल था वो तो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंट किया, बट एक्चुअल में मॉडल जो होता है एटम का वो क्या होता है 3 डायमेंशनल। तभी ऑर्बिट जो है ऑर्बिट नहीं हुआ, उसका भी नाम बदला गया, उसको नाम दिया गया फिर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नाम दिया गया था। ये किसने बताया था, जब क्वांटम अप्रोच आई थी, क्वांटम केमिस्ट्री में ये सारा क्लियर हो गया था। अब थर्ड जो लिमिटेशन है, बोहर थ्योरीज डू नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कि बोहर मॉडल ने ये तो बता दिया था कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में, मगर जब कोई कंपाउंड बनता है उसकी शेप कैसी होगी, वो दिखने में कैसा होगा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ज्योमेट्री जिसे हम बोलते हैं। तो इस सब को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वांटम अप्रोच आई, क्वांटम अप्रोच, जिसमें कि हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। जो क्वांटम अप्रोच है जिसने 4 क्वांटम नंबर दिए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर जिसे बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर है बेसिकली। ये 4 क्वांटम नंबर जो थे ये क्वांटम अप्रोच थी, क्वांटम केमिस्ट्री की देन थी। इन 4 क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं आधार कार्ड इलेक्ट्रॉन का। ये है एटम का, मान लो एटम का आधार कार्ड रख लो, क्योंकि एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तब ये बताया था कि ऑर्बिट नहीं होता है, उस ऑर्बिट को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्बिटल में। और इसने ये भी बता दिया था कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी ये एप्लीकेबल होता है। तो 4 टाइप के क्वांटम नंबर आपने पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आप। पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड पे एंगुलर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, और फोर्थ पे है स्पिन क्वांटम नंबर।
इन क्वांटम नंबर को हम आधार कार्ड बोलते हैं, एटम का या इलेक्ट्रॉन का। यहाँ से हर चीज़ बात पता लग जाएगी इलेक्ट्रॉन के बारे में कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितनी संख्या है, उनकी क्या एनर्जी है। जो मर्जी डाटा लेना हो, ये उनका आधार कार्ड समझे, जैसे आपका आधार कार्ड है ना, उसमें डिजिट दिए होते हैं, उससे आपकी पूरी जानकारी मिल जाती है। वैसे ही एटम या इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी हमें 4 क्वांटम नंबर से मिलती है। चलो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।